अब आने वाले सुरभि, अब आने वाले लेक्चर में मैं मॉड्यूल के डाउट डिस्कस करूंगा। एक पूरी डाउट क्लास होगी जिसमें आप मॉड्यूल के डाउट पूछेंगे, प्लस आज भी टाइम बचा तो आज भी बताऊंगा। तो अगले क्लास में मॉड्यूल का ही डिस्कशन होगा, पढ़ाऊंगा नहीं मैं, ठीक है। तो हम क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करके या कैसे भी करके आपके सारे डाउट मॉड्यूल के बताएंगे। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन से इनिशियली जो आपको आंसर करने होंगे। पहले देखो बोर्ड दिख रहा है क्या मेरा, आप लोग को बोर्ड और आवाज आ रही है? तो पोल पे आप आंसर कर सकते हैं, हम फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। सब लोग चेक कर लीजिए, बोर्ड आपको दिखना चाहिए मेरा और आवाज। आज चैप्टर खत्म कराऊंगा ना यार, आज तो पूरा मतलब कोलराउज लॉ इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो खत्म कराऊंगा। मैंने आपको कप्पा, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा दी थी, आज उनका वेरिएशन और एक लॉ पढ़ना है उसमें अपन को, तो वो खत्म कराऊंगा आज मैं बस जल्दी से, ठीक है। तो यही है टारगेट आज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, आप अटेम्प्ट करिए और आंसर बताइए इसका। उसका मैं पोल भी जनरेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट इस चैप्टर का रिवीजन है, 4-5 सवाल मैंने लिए हैं। अच्छा, अच्छी बात ये सब लोग, ये क्वेश्चन नीट के या एम्स के ही है, ये क्वेश्चन नीट या एम्स के ही है, आप चेक भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर बुक में से मैंने उठाया 4-5 सवाल जो आपका क्विक रिवीजन दे दें। तो पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ C years of ore बाय पैसेज ऑफ 5 एम्पीयर करंट फॉर 965 सेकंड। तो फटाफट आंसर करेंगे जो लोग अभी क्लास में आंसर करने लग जाएंगे, जो लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं वो देखते रहेंगे। तो हम इन क्वेश्चन को 10 या 15 मिनट देंगे, खत्म कर लेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे। अभी 3 लोगों का आंसर आया है, सही आया है अभी तक मेरे पास, तो एक आदमी का गलत आ गया आंसर। So this is the question belongs to the Faraday law, and I think first law of Faraday, which says the mass of any substance deposited या produced at either cathode or anode is directly proportional to charge supplied, and which is equals to M equals to ZIT, where Z is the electrochemical constant, I is the current, T is the time. Question 1 फटाफट अटेम्प्ट कीजिए। अभी काफी कम लोगों ने आंसर दिया है मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है सब लोग को। जितने भी लोग अभी जुड़े हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। पोल पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लिख तो सकते ही आप कभी भी, जहां आपका मर्जी वहां पे कर लीजिए, पर मैं चाहूंगा कि आप पोल पे कर दें आंसर, तो मुझे थोड़ा अंदाजा लग जाए। चलिए 1 मिनट और दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको। चलिए, सो दी आंसर आप मैक्सिमम लोगों का आया है बी आंसर, और काफी लोग का गलत भी आया है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फेराडे लॉ। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आपको मास निकालना था, तो रिएक्शन लिख सकते थे आप, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
से कॉपर। तो यहां से आप लिखते हैं m बराबर जेड, जेड आता 63.5 बाय 2f 96500 इंटू आई इंटू टी। तो आप करते तो बी आंसर आ जाता। क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करिए सब लोग। अब क्वेश्चन 2 थोड़ा और जूम कर देते हैं। क्वेश्चन 2, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला बेटा मैंने बताया था। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, लेमडा इक्यू बराबर k इंटू 1000 बाय n, k इंटू 1000 बाय n, k इंटू 1000 बाय n। k इंटू 1000 बाय n था यार फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है। देखिए सब लोग, अभी मैंने कुछ पढ़ाने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया। इट इज रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास। चलिए क्वेश्चन 2, पोल पे आंसर भी कर सकते हैं आप, आ रहा है पोल पे काफी लोग का आंसर। 1-1.5 मिनट और है, फटाफट आंसर करो सब लोग। Question 2. The resistance of 0.01 N solution at 25 degree Celsius is 200 ohm. Cell constant of conductivity cell is 1 centimeter inverse. Equivalent conductance is. क्वेश्चन ये है, आंसर क्या है मैं बताऊंगा अभी। आंसर आप दे दीजिए सब लोग, पहले आ रहा है। अभी बहुत कम लोगों ने आंसर करा है, पर फटाफट करो सब लोग यार। क्या फॉर्मूला था बेटा, फॉर्मूला था लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या था, कप्पा, ये जूम में इस पे चल नहीं रहा है पेन ढंग से, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। चलिए 1 मिनट और है सबके लिए, कप्पा इंटू 1000 बाय एन। चलिए आंसर इसका ए है, काफी लोग का सही भी आया है, मैक्सिमम लोग का ए ही आंसर आया है। देखिए सवाल कैसे करना था, आप लोग को पहले से ही फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है। तो क्या फॉर्मूला था बेटा, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या था, कप्पा इंटू 1000 बाय एन। तो आपको देखो यहाँ पे कप्पा नहीं पता है, 1000 पता है, एन भी पता है आपको। अब कप्पा क्या था बेटा, याद है सबको, जी इंटू एल बाय ए। अब आपको सेल कांस्टेंट दे रखा है, तो के बराबर जी, एल बाय ए कितना दे रखा है 1। अब जी कितना है, जी होता है 1/r। सो 1/r इक्वल टू 1/200। यहां से आपके पास आ जाता कप्पा, आप सब्स्टिट्यूट करते आपके पास आंसर आ जाता। सो द फाइनल इक्वेशन इज लेमडा क्यू बराबर 1/200 इंटू दिस बाय दिस। देखिए सब लोग, क्लियर है क्या सबको, ये क्वेश्चन क्लियर है, जिससे नहीं हुआ था क्वेश्चन क्लियर है यार। देखें जल्दी जल्दी आ रहे तो सब पढ़ा हुआ है, डन लिखो यदि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो, जो दिक्कत है तो पूछो, सबको आना चाहिए क्वेश्चन, पहले बता रहा हूं।
फटाफट फटाफट, सबको आ गया? चलो आ जाइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन थर्ड, दिखेगा क्या यार? ये नहीं दिख रहा है, उधर ही सही दिखाते हैं, उधर से जूम करते हैं। क्वेश्चन थर्ड अटेम्प्ट करना है आपको, ये देख लिए। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पोल में जनरेट कर रहा हूं यहां से। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, स्पीड से करेंगे यार, गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन थर्ड बहुत आसान है। क्वेश्चन थर्ड, दो मिनट का क्वेश्चन है, होने को तो एक ही मिनट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, आपसे पूछा है सेल पोटेंशियल ई नोट, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, सबको पता है। काफी लोग का ये भी गलत आंसर आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है यार? सब लोग आंसर करो प्लीज, चैट पे लिख के करो, कहीं पे भी करो, आंसर चाहिए मुझे फटाफट। चैट पे भी लिख के कर सकते हो बेटा, यदि पोल नहीं दिख रहा तो चैट पे आंसर लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। यदि आपको पोल नहीं दिख रहा तो चैट पे लिखो, सब लोग करो आंसर फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, सो रहे आधे से ज्यादा लोग। ए कैसे मधु इसका आंसर? सी आना चाहिए इसका आंसर यार। मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है वैसे तो आंसर, सी आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड ये है यार, एनोड ये है, कैथोड माइनस एनोड होता है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओहो कुछ गड़बड़ है सवाल में, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। ये गलत गिवन है यार, कोई नहीं मैं कर देता हूं उसको सही, तो इसको चेंज कर लेते हैं, आंसर बदलेगा। हाँ मैंने देखा नहीं आंसर बदलेगा, तो आना चाहिए 0.34 माइनस 0.76, ऐसा कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है यार, इसमें ऑप्शन में ही नहीं है ये, ए आएगा क्या? नहीं, कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है। हाँ हाँ, नहीं ये भी नहीं होगा आंसर, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है यार, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना है ना। हाँ हाँ गड़बड़ आ रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ है, फाइन, ये लास्ट क्वेश्चन गड़बड़ था यार। चलिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 प्लीज, लास्ट क्वेश्चन गड़बड़ था यार, सी आंसर नहीं था। सी आंसर कब होता? जब वो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होता दोनों का। डी था क्या जानवी? चलो देख लेंगे, क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करो अभी सब लोग, ओके उसका देख लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 फटाफट, कोई बात नहीं, सबको कंसेप्ट आता था ना, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, वहां पे सवाल में मिस्टेक दे रखी है जिंक के लिए। क्वेश्चन 4 करेंगे सब लोग फटाफट, कोई बात नहीं पिछला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो
कॉन्सेप्चुअली गलत हो रखा है, पर आपको कंसेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन फोर्थ, फटाफट। इसका भी मैं पोल जनरेट कर रहा हूं थोड़ी देर में ही। पोल में क्या हो गया यार? आप चैट में भी लिख सकते हो, पोल दिख रहा हो तो पोल में लिख देना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आ रहा है लोग का आंसर, इस बार सही आ रहा है। बाकी लोग भी करो फटाफट। हम्म, काफी लोग का सही आंसर है इस बार। कैलकुलेट करो, एग्जाम में ऐसा ही आएगा यार। एक मिनट और आपके पास। सही आ रहा है, लेखिका, शिवानी, रुचिका, आप कुछ लोगों ने चैट पे आंसर किया है मुझे। हर्षी, चंद्रनाथ। चलिए बढ़िया। तो इसका मैक्सिमम लोग का सही आंसर आ गया है। हम भी देख लेते हैं अब। तो सी आंसर आ रहा है, सॉरी, ए आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो मैं भी करके देख लेता हूं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है सॉल्यूशन की, एंड द रजिस्टर ऑफ सेल कंटेनिंग इज दिस, द सेल कांस्टेंट पूछा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखोगे आप, कप्पा इंटू 1000 बाय एन। तो एन है 1/10। तो कप्पा क्या आ जाएगा यहां से, लेमडा इक्विवेलेंट कितना गिवन है, 0.0212। और ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो ना, तो कप्पा निकाल रहा है तो इसके नीचे चला जाएगा। ये आ गया कप्पा। अब कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो इंटू L/A। बस यहां से L/A की वैल्यू निकालनी है, कप्पा अपन यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अपने पास सेल कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर आ रहा है, सॉरी, ए आंसर आ रहा है। नॉर्मेलिटी की जरूरत है ना बेटा, कप्पा निकालने के लिए नॉर्मेलिटी की जरूरत है। देखिए क्वेश्चन फोर्थ में किसी को कोई दिक्कत है क्या, क्वेश्चन फोर में किसी को कुछ दिक्कत है, क्वेश्चन फोर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है तो डन लिख दो प्लीज। क्लास भी आगे बढ़ानी है हमें, दिक्कत नहीं है तो डन लिख दो प्लीज। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर सीधा आप चैट पे दे दीजिए, मैं बिना पोल के ही चलने दो। क्वेश्चन 5 फटाफट, फिर हम आगे पढ़ेंगे यार। जो गिवन है वो के कहाँ है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके।
इस सवाल में भी मैंने वापस से मिस्टेक की है, मैं भी नींद में हूं। कप्पा बराबर 1/55 L/A। सॉरी, कप्पा ही दे रखा है यहाँ पे सीधा। हाँ, नहीं है लेमडा निकालने की, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सही बोल रही हो। क्वेश्चन नंबर 5, और उसमें कप्पा गिवन है, सीधा ही कर दो। स्मृति ठीक बोल रही थी, शिवानी सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रुचिका, शुभांगी, सबका ही सही आ रहा है। फिफ्थ का आंसर सुरभि ठीक आ रहा है। वेरी गुड यार। द करंट इन नंबर ऑफ कूलम दैट विल बी, ये तो आप सबको आता है, बहुत ही आसान सवाल है। आई बराबर क्यू इंटू टी। सही है, सबका सही है। 147, 147 बी आंसर आ रहा है इसका। हाँ सॉरी, क्यू बराबर आई इंटू टी, ये तो हम करते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। 147 आंसर आ रहा है इसका। चलिए, डन हो गया सबका। थोड़ा सा रिवीजन हुआ होगा आपका, तो क्लास स्टार्ट करें आप। क्लास स्टार्ट करें तो सब डन या यस लिख दीजिए। फाइनली अपन अपने कंसेप्ट पे आते हैं अब। जस्ट एक रिवीजन था ये फटाक से। चलिए ओके यार, तो देखिए सब लोग अब वापस से बोर्ड पे आ जाइए। तो मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी यार लास्ट क्लास में। एक पढ़ाया था कप्पा, वो था GL/A, एंड इसकी डेफिनेशन बताई थी कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। सही है यार। फिर पढ़ाया था लेमडा एम, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा इंटू 1000/m। मैंने कहा था दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। तो आज हमें क्या पढ़ना है, कप्पा और लेमडा एम कैसे डेविएट होंगे, कैसे चेंज होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का अंदर 1.66 ही आएगा सिमरन। ठीक है, तो कैसे कप्पा और लेमडा एम चेंज होंगे, ये अब हमें अब सीखना है। ठीक है, तो देखिए क्या सीन है, कैसे ये चेंज होंगे। तो आप सबको एक चीज पता है क्या, सबको डाइल्यूशन का मतलब पता है क्या? डाइल्यूशन का मतलब, डाइल्यूशन का मतलब होता है, क्या होता है डाइल्यूशन का मतलब? कंसंट्रेशन को कम करना बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा यार ये, कि एक सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होती है, मोल बाय वॉल्यूम। तो आप मोलरिटी को डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम को बढ़ा के, तो उसको बोलते हैं अपन डाइल्यूशन। हाँ, सेकंड में चेंज करना था हिमांशु। ठीक है, तो डाइल्यूशन क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन को कम करना बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। तो दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आप खुद को समझोगे क्या, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन घट रहा है। सब लोग दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए कि डाइल्यूशन यदि इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं अपन, डिक्रीज कर रहे हैं। उल्टा भी बोल सकते हैं, डाइल्यूशन डिक्रीज कर रहे हैं, या वाइसा वर्सा। तो कंसंट्रेशन बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है क्या सबको? तो मुझे बताओ, इसमें किसी को शक है तो पूछे। डाइल्यूशन सबको पता है, मैंने बताया भी अभी, डाइल्यूशन इज नथिंग, इज द डिक्रीमेंट इन द मोलरिटी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। By increasing the volume of the solution, we can decrease the molarity. That is known as dilution. तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टारगेट है फैक्टर्स अफेक्टिंग कप्पा। हेडिंग डाल लीजिए,
फैक्टर्स अफेक्टिंग कप्पा मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पहला फैक्टर जो इसमें है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है बेटा? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। तो सबको पता है जो स्ट्रॉन्ग होता है उसका अल्फा कितना होता है 1, वीक का अल्फा होता है लेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उतने आयन ज्यादा मिलेंगे। दैट्स व्हाई द कप्पा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमेशा कप्पा किसका ज्यादा रहेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस प्रोवाइड करेगा, ज्यादा आयंस देगा। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में करंट किसकी वजह से आता है? आयन की वजह से आता है। बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में करंट किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉनिक के कारण। लेकिन यहां पर जो करंट है हमारा वो किसकी वजह से आता है? आयंस की वजह से। तो इफ electrolyte is strong it will produce more ion and lambda m is more। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो आप सबको पहले बता चुका हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है व्हेन यू रेज द टेम्परेचर, आपको बताया था कि किन किन वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है? सोल्यूट सोल्यूट, सोल्वेंट सोल्वेंट, सोल्वेंट सोल्यूट। तो ये तीन इंटरेक्शन थे जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आता है। और व्हेन यू रेज द टेम्परेचर ये इंटरेक्शन वीक हो जाते हैं और हमारा कप्पा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो दो फैक्टर क्लियर है सबको। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कप्पा ज्यादा होगा वीक से। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कोई भी कंडक्टेंस हो, एज इंटरेक्शन बिकम वीक। इतना लिखिए, पूछना है तो पूछिए। तीसरा फैक्टर हम पढ़ेंगे आप कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन। डन है क्या? इतना लिख लो तो डन लिख देना यार, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लो। पहले दो फैक्टर है। टेम्परेचर, सर मैंने ऐसा बताया था आपको कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक, पहला दोनों पॉइंट रिपीट कर देता हूं, एक ने पहला पूछा दूसरे ने दूसरा। देखो यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका अल्फा 1 होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, हाँ समझा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरी तरह से टूटता है, तो आयंस ज्यादा देगा ना इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे वीक एसिड है, जैसे CH3COH, जैसे आपने लिया HCl और CH3COH, कौन ज्यादा टूटेगा यार? सबको पता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा टूटेगा, ज्यादा आयन देगा। जितने ज्यादा आयन रहेंगे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी यार, ठीक है, क्योंकि आयंस के कारण कंडक्टिविटी आ रही है। माय पॉइंट नंबर 2 इज, मैंने बताया था तीन तरह के इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस आता है। एक होता है सोल्यूट सोल्यूट, एक होता है सोल्यूट सोल्वेंट, एक होता है सोल्वेंट सोल्यूट। तो इन तीनों इंटरेक्शन, जब जो इनका फोर्स, जो दोनों के बीच में फोर्स है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फोर्स वीक हो जाता है। तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीज होता है। अभी देखिए, मान्या समझ में आ गया क्या? रजिया, मान्या, बहुत आसान पॉइंट यार, पहले दो तो। बढ़ू आगे। चलिए बढ़िया। अब हम बात करते हैं आपसे कंसंट्रेशन की। अब देखना, अब हमें क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, या तो बोलूं मैं थर्ड फैक्टर, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन एक ही बात है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो हम सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं कि यदि मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूंगा, डाइल्यूशन इंक्रीज कर दूंगा, या मैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दूंगा, एक ही बात है, तो क्या होगा? एक बार बताओ सब लोग, मान लो कि आपका जो जिस रूम में आप बैठे हो ना, देखो कप्पा है क्या? कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। तो मान लो जिस रूम में आप बैठे हो ना उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। अब मान लो, ठीक है, दो लोग बैठे, आप भी और मैं भी बैठा हूं, मेरी तो जगह ही नहीं बची इसमें, थोड़ा रूम बड़ा कर लेते हैं जिससे मैं भी आ जाऊं इसके अंदर। ये आप बैठे हो, ये मैं बैठा हूं, ठीक है, टीचर हूं तो मैं अलग कलर से होऊंगा, ये मैं बैठा हूं, ठीक है। अब क्या किया, अभी इस रूम का वॉल्यूम है 1 लीटर, मैंने क्या किया 1 लीटर, तो 1 लीटर में भी कितने लोग हैं? दो, दो आयन है हम दोनों, ठीक है। अब आप मान लो, खुद बताना, सबको आंसर करना है, इस रूम का वॉल्यूम मैं एकदम से बढ़ा दूं,
इस रूम का पहले 1 लीटर से 10 लीटर कर दिया। अब बताओ कि यूनिट वॉल्यूम में क्या नंबर ऑफ आयन कम होंगे या ज्यादा होंगे? पहले 1 लीटर में 2 आयन थे, अब आपने 10 लीटर कर दिया एकदम से, तो अब 1 लीटर में कितने आयन होंगे, कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? कम होंगे। काफी लोग का सही आंसर है। ज्यादा कैसे होंगे खुद सोचो। पहले हम दोनों एक रूम के अंदर बैठे थे, आपने रूम का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो अब यूनिट वॉल्यूम में तो नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे ना यार। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जैसे आप करोगे ये चीज, उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर ऑफ आयन इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता हैगा। और कप्पा क्या है, कप्पा की डेफिनेशन क्या है, सब लोग बताओ। कप्पा की, ठीक है, कप्पा की यूनिट क्या है? कप्पा कप्पा है क्या? कप्पा है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। तो जब एक यूनिट क्यूब में नंबर ऑफ आयन कम हो गए, तो अल्टीमेटली कप्पा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कप्पा खुद क्या है, कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। तो जब उस यूनिट क्यूब में आयन ही कम हो गए, तो कप्पा भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन, on increasing the dilution or decreasing the concentration, both ways of increasing the dilution or decreasing the concentration, number of ion in the unit volume become less, that's why कप्पा decreases। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कप्पा डिक्रीज होता है। देखिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए, आ गया तो लिख लीजिए। क्योंकि इसमें कप्पा की डेफिनेशन बहुत ध्यान से सुनो आप। कप्पा की डेफिनेशन क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। सो व्हेन द नंबर ऑफ आयन इन यूनिट क्यूब डिक्रीजेस ना, तो कप्पा डिक्रीजेस, दैट्स इट। सिंपल सा फैक्टर है। लिखे, हाँ लिखो ना जानवी। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, आपके पास टाइम है अभी। और आपको समझ में आ गया है तो आप लिख सकते हैं। मतलब नहीं समझ में आया तभी भी लिख ही सकते हैं, मतलब ये गुस्से वाली बात नहीं है। मन ही मन में कुछ बोल के मेरे को, और फिर तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, कप्पा की डेफिनेशन है बेटा, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब। फर्स्ट पॉइंट में कप्पा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? सिमरन फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रही है? सिमरन कोई फर्स्ट पॉइंट ही नहीं है बेटा। सिमरन बोल लो, क्या बोलना चाहते हो आप बताओ। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना आयन ज्यादा रहेंगे बेटा। फिर से बताऊं तो ये है कि जब आप, सिंपल है यार, आप जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कप्पा की यूनिट तो मैंने कल भी बताई थी बेटा, तब तो लिखवा रखा है मैंने आपको कप्पा की यूनिट सब। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगे। दैट्स व्हाई कप्पा डिक्रीजेस। अंकिता मैंने कप्पा की यूनिट तो बेटा बता रखी है सब जगह। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग लेमडा एम। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेमडा एम, पहला सेम फैक्टर इसमें भी, वही नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किससे ज्यादा होता है, वीक से। दूसरा सेम है, टेम्परेचर बढ़ाने से वही सोल्यूट सोल्यूट, सोलवेंट सोलवेंट, सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन वीक होता है, जिसकी वजह से लेमडैम बढ़ता है। यहां तक तो दोनों सेम है, देखो आप, चाहे आप लेमडैम लो चाहे आप कप्पा लो। ठीक है, तो दोनों फैक्टर सेम है और रिजल्ट भी सेम है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो हमेशा कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वीक, और टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरेक्शन वीक होता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब तीसरा फैक्टर देखेंगे, आप पहले ये दो लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा।
हुआ क्या? डल लिख देना यार, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थर्ड पॉइंट मधु है ही नहीं, अभी तो दूसरा ही पॉइंट है, अभी तो थर्ड पॉइंट लिखा ही नहीं इसमें। हाँ थर्ड पॉइंट हम बताऊंगा। चलिए, थर्ड पॉइंट अगेन डाइल्यूशन ही है इसमें भी। अब यार थोड़ा ध्यान से समझना। तो आपको सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन विच हैज वन मोलर, एक मोल फिक्स है। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या है, ये डब्बा है तो सेल है, और जो सॉल्यूशन है आपके बीच में जो रखा हुआ है, उसमें कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। मतलब कि एक मोल फिक्स है, मतलब नंबर ऑफ आयन क्या है? फिक्स। यहां पे मान लो जैसे आपने NaCl लिया तो Na+Cl-, तो एक मोल फिक्स है यहां पे, तो नंबर ऑफ आयन फिक्स है। तो जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हो, सोचो अब वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हो तो हो क्या रहा है? आयंस दूर दूर जाते जा रहे हैं। व्हेन यू रेज द वॉल्यूम, जो आयंस है, ठीक है, आयंस एक दूसरे से, आयंस आर मूविंग अपार्ट। खुद सोचना सब लोग कि इसमें देखा कप्पा अलग था, ये अलग है। यहां पर अपने पास कंसंट्रेशन फिक्स है बेटा, 1 मोल फिक्स है, मतलब आपके पास नंबर ऑफ लोग फिक्स है। आपने कहा 2 लोग है एक रूम में तो 2 ही लोग है। अब जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो उनका इंटरेक्शन वीक होता जा रहा है। यदि मूव अपार्ट हो रहा है तो इंटरेक्शन क्या होता जा रहा है? उनका इंटरेक्शन और वीक होता जा रहा है। और इंटरेक्शन वीक हो जाएगा तो वो फ्री हो जाएंगे। मतलब फ्री हो जाएंगे तो बेसिकली लेमडा एम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो लेमडा एम इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन। फिर से रिपीट कर रहा हूं कैसे। आप यदि लेमडा एम की सिचुएशन समझेंगे ना, तो लेमडा एम में की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा सॉल्यूशन है बीच वाला जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। मतलब कि आपका इलेक्ट्रोलाइट फिक्स है, एक ही मोल है, ठीक है, तो उससे आने वाले आयन भी फिक्स है। अब जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे वो आयन कहां जाते जा रहे हैं? दूर जाते जा रहे हैं। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं उनका इंटरेक्शन वीक होता जा रहा है, और जैसे जैसे उनका इंटरेक्शन वीक होता जा रहा है उनकी मोबिलिटी बढ़ती जा रही है और लेमडा एम बढ़ता जा रहा है। कप्पा डिक्रीज क्यों हुआ था? क्योंकि कप्पा था यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस। तो कप्पा डिक्रीज इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां नंबर ऑफ आयन घट रहे थे, और वहां पे नंबर ऑफ आयन फिक्स नहीं थे भाई। यहाँ पे नंबर ऑफ आयन फिक्स है, 1 मोल, ठीक है। तो एज यू रेज द वॉल्यूम ना, एज यू रेज द वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस आर फिक्स्ड, दैट्स व्हाई दे आर मूविंग अपार्ट एंड उनका इंटरेक्शन वीक हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, तो लेमडा एम बढ़ रहा है। देखिए, हाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज उससे फर्क नहीं पड़ रहा, कंसंट्रेशन डिक्रीज उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना बेटा। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आयन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि लेमडा एम की डेफिनेशन है क्या? लेमडा एम इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो वही है, आयन दूर दूर जा रहे हैं तो फ्री हो रहे हैं वो अल्टीमेटली। सो लेमडा एम बेसिकली इंक्रीज होता है व्हेन यू रेज द डाइल्यूशन। देखिए सब लोग डेफिनेशन पे सोच के फिर लगाओगे तो समझ में आएगा। देखिए सब लोग फटाफट, यदि समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं। हाँ ये भी बोल सकते हैं, स्मृति का सही है कि सर लेमडा एम होता क्या है? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम, तो एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। हाँ भाई, लेमडा इंटरेक्शन से इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मोबाइल आयन की मोबिलिटी फ्री हो रही है, मोबिलिटी फ्री हो रही है, आयन्स फ्री हो रहे हैं। इंटरेक्शन वीक होने से क्या है? आयन मोबाइल ज्यादा हो रहे हैं तो दे कैन मूव, और उन्हीं के मूवमेंट के कारण तो करंट आ रहा है ना यार, सिंपल। तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी।
कप्पा इसलिए घट रहा था, कप्पा इसलिए घट रहा था क्योंकि नंबर ऑफ आयन घट रहे थे यूनिट वॉल्यूम के अंदर। यहां पे यूनिट वॉल्यूम का झंझट नहीं है, यहां पे वॉल्यूम आप कितनी भी ले सकते हो ना, लेमडा एम में वॉल्यूम पे बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, यहां पे बाउंडेशन है एक मोल पे। सही है क्या यार? आ गया हो तो समझ, डन लिख दीजिए, मैंने आंसर करा जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे। आगे बढ़ जाऊं, चलिए अब ना एक ग्राफ स्टडी किया गया, ठीक है, उतना सिलेबस में नहीं है आपके ग्राफ। के पे के घटेगा, प्राची के घटेगा बेटा, के तो बताया ना, डाइल्यूशन से कप्पा घटता है, लेमडा एम बढ़ता है, इतनी सी तो बात याद रखनी है आपको। अब देखो एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है, इसको आप एक्सपेरिमेंटल ग्राफ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये है मोलर कंडक्टिविटी वाई एक्सिस पे, यहां पे अंडर रूट सी एक इक्वेशन होती है, ठीक है, आपको वैसे उतना सिलेबस में नहीं है इक्वेशन, मैं लिख के दे रहा हूं, लेमडा एम इनफाइनाइट बी माइनस रूट सी। सी क्या है? यहां पे कंसंट्रेशन है यार, तो बता रहा हूं ग्राफ क्या है पूरा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। अच्छा सब लोग अब एक नोटेशन अपने दिमाग में सेट कर लो, ऐसा लिखूं मैं, चाहे मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं नए पेज पे, इसको सब लोग ध्यान से लिखो, चाहे मैं ऐसा लिखूं, चाहे मैं ऐसा लिखूं, इन दोनों का एक ही मतलब है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने आपको सिखाया कि जब आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, तो आप जब डाइल्यूशन बढ़ाते हो, ठीक है, तो लेमडा एम क्या होता है? बढ़ता है। तो मान लो मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, कितना कर दूं? इनफाइनाइट, मतलब कि जीरो कंसंट्रेशन कर दूं, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दूं, ठीक है, नियर अबाउट जीरो कंसंट्रेशन कर दूं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ना मोलर कंडक्टिविटी की, बोलता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सब लोग ध्यान से सुनो, जितना भी लिख रहा हूं पहले उसको ही समझो, नोटेशन क्लियर होना चाहिए, चाहे ऐसा लिखा हो, चाहे ये इनफाइनाइट का मतलब है डाइल्यूशन, जीरो का मतलब है कंसंट्रेशन, इन दोनों नोटेशन का एक मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो मान लो मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दूं, खूब सारा डाइल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन नियर अबाउट जीरो कर दूं, उस समय पर जो लेमडा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या सारी क्लास को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया क्या? हाँ या ना बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आया क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी समझ में आया क्या? जब आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दोगे, मतलब कंसंट्रेशन इज नियर अबाउट जीरो, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वही होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? ठीक है, अब ग्राफ समझाऊंगा उसके बाद, अभी ग्राफ समझा रहा हूं। अब देखो यार, ग्राफ में यदि आप देखोगे तो ये कंसंट्रेशन है, यहां पे कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है, तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो लेमडा एम यहां पे आ रही है, दिस इज लेमडा एम इनफाइनाइट, तो ग्राफ से पता चल जाती है। लेकिन देखो वीक का जो ग्राफ है ना, वो पैरेलल हो जा रहा है, कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को, सॉरी, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन तो जीरो, हम लेमडा में जीरो लगा के, जीरो नहीं है कंसंट्रेशन स्मृति, नियर अबाउट जीरो है, लिमिट पड़ी ना, लिमिट टेंडिंग टू जीरो है स्मृति, टेंडिंग टू जीरो बेटा, जीरो नहीं है, तभी तो स्मृति बेटा टेंडिंग टू जीरो है। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि कंसंट्रेशन तो जीरो हुआ है ना, तो हम लैम्बडा में नोटेशन क्यों जीरो ले रहे हैं? मतलब नहीं, यहां तो लिखने का तरीका है ना बेटा, कंसंट्रेशन या तो जीरो लिख दो या डाइल्यूशन इनफाइनाइट लिख दो, कैसे भी, ठीक है सर। वो दोनों तरीके हैं। ठीक है सर। ठीक है, बढ़ रहा है यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट घट नहीं रहा, बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, देखो कंसंट्रेशन कम कर रहे हो तो बढ़ ही रहा है ना यार,
और वीक भी बढ़ रहा है। अब देखो स्ट्रॉन्ग वाला जो रेड वाला है वो तो वाई एक्सेस को कट कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो अपन निकाल लेंगे ग्राफ से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो कट रहा है, रेड वाला कर तो वाई एक्सिस पे कट रहा है, उसकी तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट वाई एक्सिस पे नहीं कट रहा है। जानवी क्या समझ नहीं आया? जानवी वो बताओ सबको। पहले जानवी क्या समझ नहीं आया? ग्राफ चलिए सुनो सर सुनो, हाँ सर बोलो। हाँ तो मुझे आपने जो अभी लिमिट्स बताया था और जो इक्वेशन बताई और ग्राफ, तीनों चीजें समझ नहीं आई। देखो ये समझना है आपको। सबसे पहले ये तो नोटेशन है, चाहे यहाँ पे जीरो लिखूं चाहे यहाँ पे लेमडा इनफाइनाइट लिखूं। इनफाइनाइट लिखूंगा तो इसका मतलब है डाइल्यूशन से, जीरो लिखूंगा मतलब कंसंट्रेशन से। अभी ग्राफ तो मैंने पढ़ाया नहीं, पहले बताओ ये सिर्फ ये समझ में आया क्या? मैंने बताया दिस इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। होती क्या है ये, जब आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट कर दो या कंसंट्रेशन को जीरो कर दो, तो एज डाइल्यूशन बढ़ाने से ये बढ़ती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये समझ में आएगा? पहले इतना बताओ आप मुझे, ये समझ में आया जो मैंने अभी लिखा है? हाँ, रूट सी कंसंट्रेशन ही है। अभी ग्राफ तो प्रैक्टिकल है बेटा, प्रैक्टिकल ग्राफ तो मैं तुझे ऐसे समझा रहा हूं। देखो ग्राफ समझना नहीं, ग्राफ को एनालाइज करना है कि देखो स्ट्रॉन्ग ये कंसंट्रेशन है, इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा बढ़ रही है और वीक की भी बढ़ रही है। ठीक है, सही है। अब देखो आप, जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब उसकी लेमडा इनफाइनाइट तो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेकिन वीक की हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वीक का ग्राफ पैरेलल हो जा रहा है वाई एक्सिस के। यदि वीक का भी कट करता तो हम निकाल लेते। ये ग्राफ प्रैक्टिकल है, आप ऐसे मान के चलो, इस इक्वेशन से आया है। तो जब कंसंट्रेशन की वैल्यू जीरो रख दोगे तो लेमडा एम बराबर क्या आ जाएगा? लेमडा एम इनफाइनाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने ये पॉइंट निकाल लिया, जब हमारा कंसंट्रेशन जीरो हो रहा है या फिर हमारा डाइल्यूशन फाइनाइट हो रहा है। लेकिन वीक का जब हमने करके देखा तो पैरेलल टू एक्सेस आ रहा है, तो ग्राफ से पता चल रहा है कि वीक, ठीक है, इसका इससे पता चल रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लेमडा एम इनफाइनाइट हम नहीं निकाल सकते, दिक्कत आ रही है ग्राफ से, हम स्ट्रॉन्ग की निकाल सकते हैं। ग्राफ से बस आपको इतना सा समझना है। अभी बताइए समझ में आया क्या? इतना ही समझना है बस ग्राफ से। बी आर कांस्टेंट है यार, बी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे। ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है यार ये। गुड आफ्टरनून। अभी इस इक्वेशन की क्या जरूरत थी? ये तो ऐसे लिखी है मैंने यार कि आपको पता चल जाए इक्वेशन से ग्राफ बना है। अब क्वेश्चन कैसा है मैं बताऊंगा। अरे यार वीक वाला देखो यार, इस ग्राफ को देखो आप, स्ट्रॉन्ग का ग्राफ वाई एक्सेस को कट कर रहा है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल रही है। वीक का कट ही नहीं कर रहा, कट करता तो दिक्कत। अब हमारी दिक्कत क्या है कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, मेरी दिक्कत क्या है देखो आप बेटा, आप समझो थोड़ा सा ग्राफ को, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इनफाइनाइट, ठीक है, या लेमडा एम जीरो, वी कैन कैलकुलेट बाय द ग्राफ, we can calculate by the graph। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इनफाइनाइट या लेमडा एम जीरो एक ही बात है, वी कैन नॉट कैलकुलेट। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करना वही अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अब सब लोग देख लो अच्छे से। सबसे पहले मैंने ये लिखवाया, हाँ मैं वापस कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा बेटा, इसका रीजन बाद में दूंगा, पहले इतना समझ ले। क्यों नहीं कर रहा बताता हूं बाद में, अब भी इतना छोड़ दो आप। क्यों नहीं कर रहा ये कट, उसका आंसर करेंगे सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है। हाँ स्मृति बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन जीरो करने से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, सही बात है। अब ये ऐसा ग्राफ क्यों हो रहा है, इसके भी रीजन है, अभी नहीं बता रहे, वो नहीं करेगा कट,
ठीक है, तो हम उसके लिए अल्टरनेट मेथड निकालेंगे, कट नहीं करेगा इसलिए हम अल्टरनेट मेथड निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए एक लॉ पढ़ेंगे। जब हो जाए तो डन लिख देना यार सब लोग। आपका सबका सवाल ठीक है सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाई एक्सिस पर कट क्यों नहीं कर रहा है, मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है। यार मैं मान रहा हूं आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो एकदम, ठीक है, आप नींद में नहीं हो, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा बेटा सर्टेन टाइम बाद। अभी पहले नीट का सवाल सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सब लोग, दो तीन बातें सुनो, मैं फिर से समरी लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, मेरी बात सुनो सब। ऑन डाइल्यूशन कप्पा बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और लेमडाइम इंक्रीज होता है। इसको हमने पढ़ के ये चीज सीखी। अरे यार सिंधु, मैं बताता रहा हूं, इतनी देर से तो बोलता रहा हूं कि वीक का कट क्यों नहीं कर रहा। पहली बात तो एक्सपेरिमेंटल कर्व है, ठीक है, कर नहीं रहा, क्यों नहीं कर रहा वो अलग बात है। पहली बात एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो, ठीक है। आपको फिर भी रीजन जानना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप मानो कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ we cannot calculate the limiting molar conductivity of weak electrolyte, we can calculate the limiting molar conductivity of strong electrolyte। अब कौन सी प्रीवियस स्लाइड है, अब इतना हो गया तो डन लिख दीजिए प्लीज। फटाफट। चलिए, अब हमें पढ़ना है मेन लॉ जो है हमारा, दैट इज नोन एज कोलराउज लॉ। तो क्या बताता है कोलराउज लॉ, सुनिए। सबसे पहले आप लिख लो इसको, सबसे पहले आप लिख लो, आपको सबको डेफिनेशन चाहिए होती है, इसलिए सबसे पहले लिख लो, फिर मैं समझाऊंगा, और लिखने के बाद डन लिख देना। हाँ सर, रिवीजन भी करा देंगे, थोड़ा सा टफ टॉपिक है यार ये। ठीक है, सबसे पहले अब देखो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि उसकी ग्राफ से नहीं आ रही है, स्ट्रॉन्ग की आ रही है। ठीक है, अब देखेंगे हम कैसे करेंगे। आप एक बार ये लिख लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, जो लिखा हुआ है। यार लिखने के बाद प्लीज डन लिख देना एक बारी। हो गया क्या, जल्दी जल्दी लिखो यार। डन है क्या यार, मैं पढ़ देता हूं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन
when dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of electrolyte, irrespective of nature of other ion with it is associated. The value of equivalent conductance at infinite dilution for any electrolyte is sum of the constant ions. तो इसका मतलब क्या है? देखो इसका सीधी भाषा मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे इक्विवेलेंट के लिए लिखा है ऐसे अपन यहाँ पे भी लिख सकते हैं मोलर के लिए कि मान लो NaCl की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, कहां पे निकालनी है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो आप सीधा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? हर आयन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका सम। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन अपना इक्वल, थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, मैं वैसे बहुत आसान है समझने का कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर आयन अपना सेपरेट कंट्रीब्यूशन करता है। ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ MgCl2, तो आप कैसे लिख सकते हो? इसको खोल कैसे लिख सकते हो? लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ Mg2 प्लस 2 इंटू लेमडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस। ईच आयन मेक्स इक्वल कंट्रीब्यूशन। जैसे आपको लिखना है लेमडा एम इसकी Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लेमडा एम इनफाइनाइट ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ लेमडा एम SO4 नेगेटिव। मतलब हर आयन का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहेगा यार, सिंपल है। यदि आप मेरे स्टेटमेंट देखोगे नीचे वाले आपको खट से समझ में आ जाएगा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन इज इक्वल टू द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है? सब आयन फ्री हो जाते हैं, सब एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और सब इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। तो दैट इज द कोलराउस लॉ। अब इसका यूज कैसे करेंगे अपन, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो एक बार आप ये भी लिख लीजिए, समझ में आया क्या सबको? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन, बहुत आसान है यार, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर आयन अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगा। जैसे मान लो एक क्लास में ना 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चों ने सोचा कि भाई एग्जाम में नकल मारेंगे और मान लो उसमें एग्जामिनर नहीं आया, ठीक है, तो सब लोग इक्वल कंट्रीब्यूट करके जाएंगे कि पहला क्वेश्चन, मान लो 30 सवाल एग्जाम में आने वाले, सबने एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, तो 30 के 30 बच्चों ने एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया। बस शर्त यह है कि उस एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी टीचर नहीं होना चाहिए आपको रोकने के लिए, मतलब सब आपस में मस्त टीप सकते हो एक दूसरे से जितना चाहते हो। वही केस है यहाँ पे कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब सब आयन फ्री है तो वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सही है, बिल्कुल। आप पेपर फाड़ दोगे, बिल्कुल इतना टीपोगे कि आत्माएं शांत हो जाएंगी चारों तरफ की, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो बस वही केस है, तो यहाँ पे भी सेम केस है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया मतलब हर आयन बहुत दूर दूर है, तो हर आयन अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। आ गया सबको समझ? सही है, टेपो, हाँ ठीक है जानवी। पेपर लीक नहीं हुआ, वहीं जाके परमिशन मिली है, मुझे सब पता है आप लोग का। अब आगे बढ़ सकते हैं, समझ आया क्या सबको? चलो बढ़िया यार। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन है यही आएगा आपके एग्जाम में घुमा फिरा के। देखो जैसे ना मेरे पास एक वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका मान नाम ले लिया CH3COH, ठीक है भाई। अब सब लोग बोर्ड पे देखेंगे थोड़ी देर, तो ये ले लिया मैंने, तो इसका ये वैल्यू मैं ग्राफ से निकाल सकता, कैन नॉट कैलकुलेटेड बाय ग्राफ। तो मैंने क्या किया, अल्टरनेट रास्ता निकाला। क्या मैंने 3 कंपाउंड लिए, ठीक है, एक लिया मैंने
CH3 COONA, ये सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और तीसरा लिया मैंने HCl, ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसकी वैल्यू मान लो लेमडा m CH3 COONA, इसकी तो ग्राफ से आ सकती है वैल्यू, तो मान लो x आ रही है थोड़ी देर के लिए। लेमडा m NaCl, मान लो ग्राफ से y आ रही है बेटा। लेमडा m इनफाइनाइट HCl, मान लो z आ रही है। एक्स वाई जेड तो मैं पता लगा सकता हूँ ग्राफ से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन बस मैं इसकी नहीं पता लगा सकता। तो इसकी निकालेंगे कैसे? तो देखो सब लोग, अब तो हमने कहा यार मैं इसको लेमडा एम इनफाइनाइट को कोलराउज लॉ से एटलीस्ट ये तो लिख ही सकता हूं ना। क्या लिख सकता हूं? लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3 COO नेगेटिव प्लस लेमडा एम इनफाइनाइट H प्लस। ठीक है, आप लिख रहे हो क्या? लिख लो पहले, आप लिख लो भाई, ले लो, लिख लो। मेरा फ्लो टूटवा दिया आपने। लिख लो एक बार, आप लिख लो, लिख लो जो लिख रहा है, लिख लीजिए एक बार यार। सही, आपको नोटबुक में दिखता भी रहेगा आगे जो मैं करूंगा। लिख लीजिए एक बार। अब तो क्लास का टाइम खट से निकल गया, पता ही नहीं चला यार। 4:30 बज गए, मैंने अब देखा है। हो गया? अब से देखो, अब समझो, ठीक है यार, अब समझना। अब मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना थोड़ी देर सब लोग। तो मैंने कहा यार इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं सबको लिख लिख के देख रहा हूं मैं। CH3 COONA, सब लोग देखना यार अभी, चमत्कार। सबको लिख के देख रहा हूं मैं। अच्छा, उसको कैसे लिख सकता हूं मैं? NaCl वाले को बताओ। बोलो कि सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मस्त ये लिख सकते हो कोलराउज लॉ से। और क्या था हमारे पास? HCl था बेटा, है ना? सही यार। अच्छा, अब देखो सब लोग सुनना, मुझे इक्वेशन 1 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन 1। तो सब लोग ध्यान से सुनो। अब सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। मैं ना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहा हूं, ठीक है? एडिंग, सब लोग सुन लो, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड, क्या आएगा बताओ खुद। और फर्स्ट का वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू x, थर्ड की वैल्यू है z, माइनस वाई बराबर। जोड़ के देखो तीनों को, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड करो, क्या आ रहा है? सब लोग खुद कॉपी में करके देखो। फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड करके देखो क्या बचेगा। क्या ये बच रहा है क्या जो मुझे चाहिए? जो चाहिए बिल्कुल। तो मेरे को वैल्यू आ गई ना, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आ गई, x प्लस जेड माइनस वाई। देखो सब लोग करके देखो, आपको समझ में आया क्या? फटाफट। तो कोई पूछे CH3COH की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोल दो x प्लस जेड माइनस वाई। आप चाहे इन तीनों को ऐड करके देख लो आप। तो इसकी वैल्यू इनको ऐड करना, इनको फर्स्ट को थर्ड में ऐड करना, माइनस करना सेकंड से, तो आपको यही मिल जाएगा CH3COH। तो देखो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से क्या निकाल लिया? वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल लिया। जैसे कोई पूछेगा आपसे, ऐसा सवाल आएगा आपके एग्जाम में, तो वैल्यू क्या होगी? तो आप बोल दोगे इसकी वैल्यू होगी क्या? x प्लस जेड माइनस वाई। ये वैल्यूज गिवन होंगी एग्जाम में। इतना नहीं करना पड़ेगा आपको जितना मैंने करा है। हाँ, हैश लॉ ऑफ थर्मो की तरह ही है, बिल्कुल 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 सर, एग्जैक्टली। आपको यही दिमाग लगाना है किन दो को जोड़े और किन को घटाएं। सब लोग करके देख लो अपनी नोटबुक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की पूरी क्लास का ना, सिर्फ यही है।
क्या बोल रही जानवी? सब लोग करके देख लो प्लीज प्लीज। हाँ, ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू गिवन होगी, तीनों इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू गिवन होगी भाई। एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी, वाई की भी, जेड की। मैं दे रहा हूं ना सवाल आपको, अभी सवाल ही देता हूं मैं आपको। अभी एक दो छोटे छोटे सवाल करके बताओ आप एक्स वाई जेड में ही, अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। एक सवाल करो सबसे पहले तो आपको ठीक लगेगा। बताएं, एक सवाल दे, सवाल दे दूं? सबने लिख लिया इतना? हाँ ना बोला करो जल्दी जल्दी। चलो एक सवाल करके बताओ। फाइंड लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ AgCl। इसमें गिवन क्या क्या बता रहा हूं आपको। लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ AgNO3 x दे रखा है, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ NaNO3 y दे रखा है, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl z दे रखा है। और आपको ये निकाल के बताना है लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ AgCl। करिए फटाफट, अब देखते हैं कितना समझ में आया आपको। देखो सवाल तो देखने से हो जाएगा, इतना आसान है। सही आंसर इज x प्लस जेड माइनस वाई। खुद देखो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो फालतू क्या आएगा, Na और NO3 आएगा, सेकंड वाले को घटा दो। परफेक्ट। सब लोग करके देखो भाई, एग्जाम में आता है, ये बता रहा हूं, बोर्ड में भी आएगा आपके में, नीट में भी आएगा ये। एक सवाल और दे दे क्या? अभी तो टाइम है, एक सवाल और हो जाएगा। भाई पूछो जिसको समझ में नहीं आया ये सवाल, पूछो। हाँ अभी बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन की टेंशन ही मत लो आप। सबका आ गया क्या यार? किसको दिक्कत है तो पूछे। 50% जनता तो सोती रहती है। हाँ जैसे मैंने करा वैसे ही, इसमें से 50% जनता नींद में रहती है, इसी बात का मुझे गम है बस। चलो एक खतरनाक सवाल देते हैं थोड़ा सा। लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का निकालना है आपको। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है बता रहा हूं। तो गिवन है लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ CaCl2 x लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ H2SO4। यार H2SO4 कैसे तोड़ोगे? ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव y। आपने ये सवाल कर दिया ना तो डैम श्योर है आपको समझ में आ गया 100%। बताओ। हाँ कुछ भी ले सकते हैं यार। एन गलत आ रहा है सिंधु, रुचिका ध्यान से करो बेटा, इतना आसान नहीं है जो मैंने दिया है। इसके बाद आप में से कोई बोल भी सकता है, आपको मैं अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूं, जैसा हमेशा मैं एंड में देता हूं। आप में से कोई कुछ भी बोल सकता है अपने अकॉर्डिंग, माइक ऑन करके। लास्ट के 10 मिनट है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अरे यार गाने बंद करो, गाने कब चला रहा है? यदि आपको माइक की जरूरत नहीं तो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। गाने चला चला के पढ़ रहे हो आप, मजे आपके जिंदगी में। कोई रोड पे पढ़ रहा है, भाई घरों के अंदर बैठ के पढ़ा करो यार, सड़क पे बैठ के भी पढ़ रहे हो क्या? हाँ बोलो सर चार्ट में आंसर लिख दिए, देखिए ना सही है कि नहीं। क्या था लड़की तेरा? x प्लस वाई माइनस 2z। यस सर। हाँ वो सही है। शुभांगी, भूमिका, प्राची सही आ रहा है। सर हाँ x plus y minus 2z।
परफेक्ट। ठीक है सर। x प्लस, जिसका ये आंसर आ रहा है वो एकदम परफेक्ट कर रहा है, और जिसका कुछ भी आंसर नहीं आ रहा है वो सो रहा है। 2-4 लोग तो गाने भी सुन रहे हैं, 2-4 लोग सड़क पे बैठे हैं, तो अपने अपने हिसाब से देख लो यार। x प्लस वाई माइनस 2z एकदम सही आंसर है, 100% एकदम सही आंसर है भाई। देखो आप कैसे करोगे, इसको लिखो आप, क्या होगा ये, Ca2 प्लस Cl, 2Cl नेगेटिव, इसका कैसे होगा, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ H प्लस ट्वाइस। यार माइक ऑफ कर दो, यदि आपको नहीं बोलना है तो, मुझसे बात नहीं करनी है तो। H प्लस लेमडा एम Cl माइनस, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए Ca, एक तो आपको ये चाहिए, अरे यार माइक ऑफ कर दो, मेरे को ही बंद करना पड़ता है। और Ca, और आपको चाहिए क्या, Cl SO4, ये तो ये दोनों इक्वेशन ऐड करोगे आप, तो x प्लस वाई आ गया, फ्री में क्या आएगा आपके पास, ये आएगा और ये आएगा, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। बताओ भाई, सबको समझ में आ गया क्या, ये सबको बढ़िया समझ में आ गया क्या। अब वैल्यू दे देंगे एग्जाम में, और कैसे रहा, तो वैल्यू से तो हम वैल्यू बना के कर देंगे, ठीक है। अभी किसी को कोई दिक्कत है क्या, पूछे यार, सबको समझ आ गया बढ़िया तरीके से, क्रिस्टल क्लियर है। अब आप डाउट पूछ सकते हैं छोटे मोटे, आज की क्लास में आपको हो तो, मेरी क्लास आज की इतनी ही है, क्लास से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी कुछ पूछना है सर? हाँ सर, मेरी एक डाउट है। हाँ बताओ लड़की। हाँ सर, मतलब मैं बोली कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, जब हम कंसंट्रेशन 0 करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इन्फिनिटी वाई एक्सिस को टच कैसे कर सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? लड़की, इन्फिनिटी नहीं टच कर रहा है, मोलर कंडक्टिविटी टच कर रहा है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तुम देखो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जा रहे हो ना, हाँ सर, है ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कोई तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना लड़की। हाँ, 0 कंसंट्रेशन में भी लैम्डा एम आ सकता है क्या? हाँ आ रहा है ना, वही तो आ रहा है, वही दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आ रहा है, वीक के लिए नहीं आ रहा है, उसके लिए हमने ये अल्टरनेट तरीका लिखा है। कंसंट्रेशन 0 कैसे हो सकता है क्या सर? 0 कैसे? कंसंट्रेशन 0 नहीं हुआ बेटा, इतना ज्यादा तूने वॉल्यूम कर दिया कि हम कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। सही बात है, टेंडिंग टू 0 बेटा, टेंडिंग टू 0। ठीक है सर। तुम इतना ज्यादा वॉल्यूम कर दे रही हो कि तुम्हारा जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझे? हम इसको ऐड और माइनस कैसे कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला ये एक्स्ट्रा है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा? अच्छा देख लड़की, एक बात बता, तेरे इसका आंसर क्या आएगा, लेमडा एम Ca2 प्लस प्लस लेमडा एम SO4 नेगेटिव, है ना? यस सर। ये दोनों चाहिए ना तुझे, ये और ये चाहिए थे, तो इन दोनों को ऐड करना है मुझे, है ना? सर तो मेरा एक्स्ट्रा में फ्री में क्या आ रहा है, Cl नेगेटिव H प्लस आ रहा है दुगना, हाँ दुगना, समझी? तो माइनस करूंगा। ठीक है सर, आ गया। अच्छा आज का होमवर्क, आशीष सर आज का होमवर्क आप कहाँ पोस्ट करोगे यार, ग्रुप पे करोगे क्या? साक्षी ये क्या फर्जी चीज पूछ रही है? व्हाट्सएप ग्रुप पे इनके फॉरवर्ड कर दूंगा सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे आज का होमवर्क मिल जाएगा आपको। अब शीट उड़ानी है आपको सारी की सारी। हाँ बोलो लड़की, क्या बोल रही हो? कोई लड़की बोल रही थी, सिमरन तुम बोल रही थी क्या? सर मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि हाँ। नेचर ऑफ जो कप फैक्टर्स अफेक्टिंग कप्पा आपने बताया था, हाँ। उसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हाँ। उस कप्पा इंक्रीज करेगा या कप्पा डिक्रीज करेगा? सबके लिए इंक्रीज करता है बेटा, रट ले। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जितने भी होते हैं ना, जब भी तू टेम्परेचर बढ़ाएगी हमेशा कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 3 इंटरेक्शन बताए थे ना तेरे को मैंने, यस सर। वो वीक हो जाते हैं। तो चाहे लेमडा एम हो चाहे कप्पा हो, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। व्हीटस्टोन ब्रिज प्राची काम का नहीं है यार, क्यों पढ़ना व्हीटस्टोन ब्रिज? फिजिक्स में पढ़ा दिया होगा प्राची।
ठीक है क्या सिमरन? यस सर। सर हाँ सर हाँ बोलो तो लड़की। सर परसों आपने क्वेश्चंस दिए थे, एक टेबल दी थी बिल्कुल दी थी, लास्ट टू लास्ट क्लास में, बिल्कुल दी थी। उसमें CuSO4 विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, एक बार फिर से बताइए मुझे। CuSO4 विद इनर्ट बोलो क्या है? हाँ हाँ बोलो लड़की। CuSO4 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। हाँ यस सर यही है। तो इसको क्या करना है तेरे को? इलेक्ट्रोलाइज करना है। इसका एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट निकालना है। बहुत आसान है लड़की, ये एनोड पे दोनों लोग जा रहे हैं, कैथोड पे जा रहा है, ठीक है। कैथोड पे तो इसका रिडक्शन होगा कॉपर का, और एनोड पे पानी का ऑक्सीडेशन होगा। सर इनर्ट इलेक्ट्रोड, सर इनर्ट मतलब है, इनर्ट का मतलब है क्या? सर KCl लेंगे ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट केसीएल नहीं, इलेक्ट्रोड केसीएल नहीं है यार। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेगी। केसीएल तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। हाँ सर ये पैसिव होगी। हाँ पैसिव, इनर्ट मतलब पैसिव, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। सर जो आशीष सर ने जो DPP3 सॉल्व करी है, DPP3 डाली है, वो क्लियर नहीं है। क्या सर ने जो DPP3 अपलोड करी है वो क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? क्लियर मतलब? सर अच्छा वो मतलब फोटो क्लियर नहीं है उसकी? यस सर। सर से दोबारा डलवा देंगे, सर है भी, सुन रहे होंगे सर, दोबारा डाल देंगे। सभी क्लास में ही है तो सुन रहे होंगे। सर मुझे DPP1 और DPP2 में बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं हुए। लड़की आगे वाली क्लास में मैं सब डिस्कस करूंगा, आज मैं अगली क्लास में तीनों DPP करेंगे। ठीक है सर। हर्ष भाई वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मॉड्यूल वाले, अब मेरा यही टारगेट है, ठीक है। और कुछ किसी को बोलना है? यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डाउट है, रेजिस्टेंस को और टेम्परेचर। क्या डाउट है बताओ। सर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा था उल्टा क्यों हो रहा है? कंडक्टर में। उल्टा क्यों हो रहा है बेटा? ये ना, तो जो तेरा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है ना बेटा, यस सर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है उसमें क्या हो रहा है कि जो तेरा ट्रांजिशन होता है, जो तेरा करंट आता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण आता है, ठीक है बेटा। यस सर। तो जब तू टेम्परेचर बढ़ाएगी ना तो इनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। यह वायर वाले कंडक्टर की बात, ठीक है क्या? यस सर। लेकिन जो तेरा आयन वाला कंडक्टर है जो मैं पढ़ा रहा था तेरे को, उसमें क्या होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, तो जैसे तू टेम्परेचर बढ़ाएगी तो ये इंटरेक्शन वीक हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रही है? तो आयन फ्री हो जाएगा, तो ज्यादा कंडक्टर हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यस सर। पूछो यदि इसमें नहीं समझ में तो आ गया। यस सर, लेकिन एक डाउट है, यहाँ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस आयन की वजह से होगा, मींस नहीं मतलब देखो, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें द कंडक्टेंस इज ड्यू टू द आयंस, राइट? यस सर। व्हाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। समझे क्या? यस सर। कशिश गुप्ता सर प्लीज डिस्कस द मॉड्यूल क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। ओके सर बिल्कुल कशिश, मैं अगले क्लास में मॉड्यूल ही डिस्कस करूंगा, वो अभी मैं सर से डिस्कस करके उसका पार्ट आपको डलवा दूंगा। एक होमवर्क हम दे चुके हैं, एक और दे देंगे, अगली क्लास में वही डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस भी डाले हैं सर ने वैसे तो। आशीष सर आपने सॉल्यूशन भी डाले ना, मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी डाले, फिर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और किस कुछ बोलना है? DPP3 ग्रुप में कहाँ है? व्हाट्सएप ग्रुप में DPP3 या ड्राइव पे भी है? आशीष सर क्लास में हो क्या? आशीष सर DPP ड्राइव पे भी है क्या, या ग्रुप पे ही है खाली? ड्राइव पे भी है जो DPP3 का जो वो सोल्यूशन था ना, तो वो ड्राइव पे अपलोडेड है। ड्राइव पे है बेटा, देख लो।
तो चलिए, और किसी कुछ बोलना है? क्लास ओवर कर दूं यार मैं? चलिए, थैंक यू यार, बाय सबको।